अपने यूट्यूब चैनल ऑनिनर पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट पढ़ी थी। तो दोस्तों, आज हम एक ही क्वेश्चन में ये तीनों चीज बनाना सीखेंगे। तो चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित पद से 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठा तैयार करने के लिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में सबसे पहले कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, सेल्स, फर्नीचर और यहीं पे हमें दूसरी तरफ सन्ड्री डेब्टर्स, ट्रेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वेजिस आदि दे रखे हैं। और यहीं पर हमें क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है जो कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 31/12/2017 को। तो दोस्तों चलिए हम इस क्वेश्चन को बोर्ड देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अपने बोर्ड पर फॉर्मेट बना लिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा एक तरफ पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट का फॉर्मेट बनना है और यहीं पे दूसरी तरफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी और एसेट का फॉर्मेट बनना है। ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं इसमें ही हमारे दोनों फॉर्मेट बनेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट और पी&एल अकाउंट हमारे इसमें ही दोनों बनेंगे। पहले इसमें ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट और उसके नीचे पी&एल अकाउंट बनेगा और दूसरी तरफ हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट एज इट इज बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो हम क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए कोई पॉइंट ऐसा है जो वहां सबसे पहले लिखा जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए पॉइंट देखिए, देख रहे हैं कि हमें स्टॉक 1/1/2017 को 20,000 दे रखा है। तो स्टॉक का हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लेंगे, वो आएगा टू ओपनिंग स्टॉक और जिसका अमाउंट है वो इसके यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में आपने एक चीज पढ़ी थी, परचेज। इसके बाद परचेज लिखा जाता है, तो अब इसमें हम परचेज ढूंढेंगे। इसके बाद हमें परचेज दे रखा है स्टॉक के जस्ट ऊपर 60,000 रुपए का, तो वो परचेज यहाँ लिखा जाएगा। और जब परचेज इसका वैल्यू है वो हम अंदर लिखेंगे। कहीं हमें क्वेश्चन में परचेज रिटर्न दे रखी होगी तो वो उसमें से माइनस होगी, तो अभी हम परचेज की वैल्यू को अंदर लिखेंगे। अब हम क्वेश्चन में ढूंढेंगे कि हमें कहीं पे परचेज रिटर्न दे रखी है या नहीं। हमें क्वेश्चन में परचेज रिटर्न क्रेडिटर्स के नीचे दे रखी है जिसकी वैल्यू 1000 दे रखी है, तो इसे हम इसमें से माइनस करेंगे। अब 60,000 में से 1000 को माइनस करेंगे तो हमारा 59,000 आएगा, जो कि हम इसे यहाँ लिखेंगे। अब इसी के बाद हम इसमें देखेंगे कि हमारे कंपनी से जुड़े हुए खर्चे या फिर हमारे व्यापार से जुड़े हुए खर्चे क्वेश्चन में अगर दे रखे हो तो क्वेश्चन में देखना है कि कहीं हमारे कोई ऐसे खर्चे तो नहीं दे रखे जिसको कंपनी का भुगतान साथों साथ है कुछ ही समय में उसका भुगतान करना होगा। तो हमें देखेंगे ऐसे खर्चे हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं या नहीं। क्वेश्चन में हमें वेजेस एंड सैलरी दे रखे हैं, मजदूरी और वेतन। गाइस, आप मजदूरी और वेतन इस तरीके से समझते हैं, हमारे मजदूरी मतलब आपने घर बनवा रहे हो किसी से और आप किसी मतलब उसको लेकर आते हो वर्कर को, तो आप उसे प्रतिदिन के वो देते हो मजदूरी। इस तरीके से इसमें मजदूरी देखे और सैलरी दिन के हिसाब से भुगतान होते हैं और महीने के हिसाब से, तो आपको भुगतान तो करना है, वो इसमें ही आएगा। और जो वेजेस एंड सैलरीज की हमें अमाउंट दे रखी है वो हमें 6000 दे रखी है, वो इधर साइड ही आएगा। अब हमें इसमें ऐसे खर्चे और देखने कि कहीं हमें उसका भुगतान जल्दी तो नहीं करना। तो अभी इस तरीके की कोई भी है नहीं जो हमें दे रखा हो जो ट्रेडिंग अकाउंट में पॉइंट आते हो। अब हमें इधर साइड के लिए देखने की इधर साइड कोई पॉइंट है तो नहीं। तो इधर साइड के लिए हमें सबसे पहला पॉइंट सेल्स मिल चुका है और जो सेल्स हमें इधर साइड के पेज पे दे रखा है उसकी वैल्यू 90,000 है, तो सेल्स को इधर साइड हम लिखेंगे और इसकी वैल्यू 90,000 थी। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न कहीं दे नहीं रखी है, तो इस वजह से हमने इसकी वैल्यू डायरेक्ट बाहर लिखी। अगर हमें सेल्स रिटर्न दे रखी होती तो हम इसे अंदर लिख के जब सेल्स रिटर्न माइनस करते जब वो बाहर लिखते। अब इसके बाद हमें देखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के लिए कोई और पॉइंट ऐसा तो है नहीं जो हमें मतलब इसमें देखो क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं दे रखा तो वो इसमें से माइनस नहीं होगा, डायरेक्ट बाहर आएगा। इसके बाद हमें ढूंढना है कि क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा, तो जैसा कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमें एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था 31/12/2017 को, तो वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, उसकी वैल्यू हमें 40,000 दे रखी है, तो वो यही लिखा जाएगा।
और जिसकी वैल्यू में दे रखी है वो दे रखी है 14,000। अब इसके बाद हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से जुड़े कोई भी पॉइंट हमें इसमें क्वेश्चन में नहीं रह रहे हैं, तो हम दोनों साइड का टोटल करके अब इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। तो दोनों साइड का टोटल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपना क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल हमारा 90,000 प्लस 14,000, तो ये आ जाएगा हमारा 1,04,000। तो इसे हम यहाँ लिख लेंगे। अब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल करने के बाद कुछ हमारा 85,000 आ जाएगा। तो 85,000 हमारा इससे कम है, तो हम 85,000 को 1,04,000 में से माइनस करेंगे। तो अब हम इसे माइनस पहले इसे यहाँ लिख लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे इधर साइड का कम आ रहा है, इधर साइड का ज्यादा आ रहा है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, क्योंकि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो P&L अकाउंट में लिखा जाता है। तो इसे लिख लेंगे यहाँ पे। अब हम 1,04,000 में से 85,000 को माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद हमारा कुछ 19,000 आ जाएगा। तो 19,000 हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का कार्य खत्म हो गया, हम P&L अकाउंट को बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि P&L अकाउंट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे बनता है, तो हम P&L अकाउंट बनाना चालू करेंगे। तो जैसा कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 19,000 आया था, सबसे पहले हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट को लिख लेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट भाई इधर टू में आया, यहाँ बाय में लिखा जाएगा बाय। उसकी वैल्यू है वो सेम लिखी जाएगी। उसके बाद सारे खर्चे और सारी इनकम हमें इसमें लिख देनी है, जो हमारे फायदे हो रहे हैं और जो हमारे मतलब हमारा नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, वो सब हमें P&L अकाउंट में लिख देना है। अब हम शुरू से अपन पॉइंट देख लेंगे खर्चे, और उसके लिए सबसे पहला P&L में लिखे जाने वाला पॉइंट हमें ट्रेड एक्सपेंस दे रखा है, जिसकी वैल्यू में 1,000 दे रखी है। तो ट्रेड एक्सपेंस आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से हमारा मतलब नुकसान हो रहा है या फिर हमारा कोई खर्चा है, तो हम इसे इधर साइड लिखेंगे। और जो हमें इसकी वैल्यू थी वो 1,000 दे रखी है। अब इसी के बाद हमें अगला पॉइंट डेप्रिसिएशन दे रखा है। तो डेप्रिसिएशन भी एक तरीके से हमारा खर्चा है, क्योंकि हमारी किसी भी संपत्ति पे लगने वाला हिरास, मतलब डेप्रिसिएशन में हमारी तरफ से पैसे जा रहे हैं, हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं, तो एक तरीके से ये भी हमारा खर्चा है, तो ये इधर लिखा जाएगा। और जो इसकी हमें अमाउंट दे रखी है वो दे रखी है 2,000। इसी के बाद एक अगला पॉइंट हमें रिपेयर दे रखा है, जो इसमें लिखा जाना है। बाकी पॉइंट और दे रखे हैं पर वो बैलेंस शीट के हैं, तो जिसके अगला पॉइंट है वो रिपेयर, वो इसमें लिखा जाना है। तो रिपेयर की वैल्यू हमें 6,000 का है, तो रिपेयर भी हमें यहाँ पे लिखना है। और इसको जो अमाउंट है वो हमें 1,000 देना है। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे जो इससे जुड़ा है, वो हमें रेंट दे रखा है। रेंट भी एक तरीके से हमें नुकसान या हमसे भुगतान कर रहे हैं, तो इसे लिखा जाएगा। और जो रेंट का अमाउंट हमें दे रखा है वो दे रखा है हमें 12,000 नहीं 1,200। इसी के बाद एक अगला पॉइंट हमें दे रखा है डिस्काउंट। आप एक तरीके डिस्काउंट पे अपना नुकसान माननी है, क्योंकि आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो कम पैसे आएंगे हमारे देखे, तो एक तरीके से हमारा नुकसान है, तो वो भी इसे लिखा जाएगा। जो डिस्काउंट की हमें वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमें 800। इसके बाद हमें अगला पॉइंट कोई देखना है जो इससे जुड़ा हो। तो एक इंटरेस्ट दे रखा है, मतलब हमने इंटरेस्ट जो हमें वो क्रेडिट बैलेंस का दे रखा है, तो इसका मतलब हमने वो दिया होगा, तो इंटरेस्ट इधर ही लिखा जाएगा। और जो इसका हमें अमाउंट दे रखा है इंटरेस्ट का, वो 1,000 दे रखा है। अब इसी के बाद हम हमारे मतलब पॉइंट इस तरीके खत्म हो गए, जो इधर
लॉस में लिखने जाने थे, अब हम प्रॉफिट वाले पॉइंट हमारे कुछ है जो इसमें लिखे जाने, तो प्रॉफिट वाले देखेंगे। प्रॉफिट में सिर्फ हमारा एक है बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल एक तरीके से हमारा फायदा है कि पैसे ये हमें मिलना है, तो बिल्स रिसीवेबल इसमें लिखा जाएगा। जो बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट है वो हमें दे रखी है 400। तो हमारे दोनों तरफ के पॉइंट अब खत्म हो गए, बाकी तो बैलेंस शीट के पॉइंट्स बचे हैं, तो हम दोनों तरफ का टोटल करेंगे। टोटल करने के सबसे पहले हम सबसे पहले इधर साइड का टोटल कर लेंगे, तो इधर साइड का टोटल जो हमारा 90,400 आ जाएगा। अब इधर साइड का हम टोटल करेंगे, इधर साइड का टोटल हमारा 7,000 आ रहा है, तो इधर साइड का कम आ रहा है, इधर साइड से ज्यादा आ रहा है, तो हम इधर साइड के टोटल में से इधर साइड के टोटल को माइनस करेंगे। जो माइनस करके आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, जो कि हमारा बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे नेट प्रॉफिट, और ये भी सेम अमाउंट लिखा जाएगा। 400 में से अगर हम अपना 7,000 को माइनस करेंगे तो हमारा कुछ 12,400 आ जाएगा, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट है, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे। अब अगर आप 12,400 को इन सब में प्लस करोगे तो हमारा 19,400 आएगा, तो इसका मतलब हमारा नेट प्रॉफिट सही है। अब हम इसको कैपिटल में प्लस करते हैं, तो चलिए सबसे पहले लायबिलिटी साइड का आइटम और लायबिलिटी साइड को सोल्व कर लेंगे। तो लायबिलिटी साइड के आइटम में सबसे पहले हमें कैपिटल लिखते हैं, तो हम कैपिटल को देखेंगे कि उस समय कैपिटल की वैल्यू कितनी दे रखी है। तो क्वेश्चन में हमें कैपिटल की वैल्यू 50,000 दे रखी है, तो कैपिटल की वैल्यू को हम अंदर ही लिखेंगे, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स वगैरह का भी वो देखना है कि क्वेश्चन में है नहीं है। वैल्यू दे रखा है, वो दे रखा है 50,000, तो वो अभी हम अंदर लिखेंगे, क्योंकि हमें उसमें से वो करना है कैप ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट। अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमें ड्राइंग्स दे रखी है या नहीं दे रखी है। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखी है 1,000 रुपए की, तो वो हमें इसमें से माइनस करनी है, तो इसे माइनस कर लेंगे। ड्राइंग्स तो क्वेश्चन में 1,000 रुपए की दे रखी है, तो इसे हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारा 49,000 आ जाएगा। अब जो हमारा पे एंड अकाउंट से निकल के आने वाला प्रॉफिट, जिसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, वो इसमें प्लस हो जाएगा। नेट प्रॉफिट हमारा जो निकल के आया था वो आया था हमारा 12,400। अब इसको हम इसमें प्लस कर देंगे, तो इसको प्लस करने के बाद हमारा 61,400 आ जाएगा, जो कि अब हमारा बाहर लिखा जाएगा। अब हमें इसमें देखना है कि हमारा लायबिलिटी साइड का कोई और आइटम क्वेश्चन में दे रखा है या नहीं दे रखा। तो लायबिलिटी साइड का कोई और आइटम अभी हमें क्रेडिटर्स क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो क्रेडिटर्स हमारे इसमें लिखे जाएंगे। जो क्रेडिटर्स की हमें वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है, तो 12,000 को हम यहाँ पे लिख देंगे। और 12,000 के बाद हमें कोई और पॉइंट ऐसे देखना है कि हमें कोई और पॉइंट लायबिलिटी का दे रखा है, तो इसमें एक और पॉइंट दे रखा है बिल्स पेबल, तो ये भी एक तरीके का हमारा कर्जा है, ये हमें किसी को देना है, तो ये इसमें लिखा जाएगा। और जो बिल्स पेबल की हमें अमाउंट दे रखी है वो दे रखी है हमें 3,000। तो हमारे लायबिलिटी साइड के सारे पॉइंट्स हमारे क्वेश्चन में से हो चुके हैं। अब हमें एसेट साइड के पॉइंट्स देखने हैं। जो हमारे पहला पॉइंट हमें प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, तो हम इसे यहाँ लिख लेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी का जो अमाउंट है वो हमें 10,000 दे रखा है, तो 10,000 हम इसे यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट हमें लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग में इसमें आया क्योंकि ये भी हमारी संपत्ति है। जो लैंड एंड बिल्डिंग का हमें अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 12,000। इसी के बाद एक अगला पॉइंट हमें दे रखा है फर्नीचर। जो फर्नीचर है वो भी एक तरीके से हमारी संपत्ति है, क्योंकि वो हमारे उसमें यूज करा जा रहा है, तो फर्नीचर यहाँ लिखा जाएगा। और जो फर्नीचर का अमाउंट है वो हमें 5,000 दे रखा है। इसी के बाद एक अगला पॉइंट दे रखा है सन्डी डेप्टर्स, तो ये भी एक तरीके से हमारी संपत्ति है, क्योंकि
हमारे हमारे जो देनदार है जिनने हमसे पैसे ले रखा है वो हमें पैसे देंगे, तो ये पॉइंट इसमें लिखा जाएगा। तो सभी टैब करके जो हमें अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है हमें 10,000, तो 10,000 लिख देंगे। इसी के बाद एसेट से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट जो है वो हमें कैश इन हैंड दे रखा है, क्योंकि कैश इन हैंड एक तरीके से हमारे पास हमारे हाथ में जो रोकड़ है वो भी एक तरीके से हमारी संपत्ति है, तो ये भी इसमें लिखा जाएगा। जो कैश इन हैंड की अमाउंट है वो हमें 10,000 दे रखी है। इसी के बाद एक अगला पॉइंट जो हमारी एसेट साइड से जुड़ा हुआ है वो है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक मतलब जो रोकड़ हमारे बैंक में पड़ा हुआ है या फिर वो भी तो एक तरीके से हमारी संपत्ति है, क्योंकि हमें उस पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है, हमारे पैसा हमारे बैंक में है, तो ये इससे ही लिखा जाएगा। जो कैश एट बैंक का हमें अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 15,000। तो एसेट साइड से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट हमें बिल्स रिसीवेबल दे रखा है, क्योंकि एक तरीके से हमें किसी से पैसा मिलना है जिसने हमसे माल खरीदा और वो पैसे देने में उस समय असमर्थ था, उसने अपनी मतलब स्वीकृति दे दी कि भाई मैं आपको पैसे इस दिन दे दूंगा या फिर 1-2 महीने बाद दे दूंगा, तो एक तरीके से ये भी हमें पैसे मिलने, ये भी हमारी संपत्ति है, तो यही से साइड लिखी जाएगी। और जो बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है वो हमें 400 दे रखा है। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें P&L अकाउंट में हमने डेप्रिसिएशन का एक पॉइंट करा था, और आप लोग सोच रहे हो कि आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा होगा कि डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में से माइनस होता है, पर दोस्तों एक डेप्रिसिएशन किसी भी फिक्स्ड मकसद से हमें नहीं बता रखी कि ये मशीनरी या प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग या फर्नीचर पे लगाया गया है। अगर किसी भी मकसद से नहीं बता रखा तो सिर्फ P&L अकाउंट में लिखा जाएगा, ना कि बैलेंस शीट में माइनस होगा। अगर किसी फिक्स मकसद से दे रखा हो कि हमने फर्नीचर पे लगाया तो फर्नीचर की वैल्यू में से माइनस हो जाता। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो लास्ट पॉइंट हमें इसमें क्वेश्चन के लिए एसेट अकाउंट में दे रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमारी एक तरीके से संपत्ति है, क्योंकि इसे भी हम कभी भी पैसे में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है वो हमें 14,000 दे रखी है। अब हमारे क्वेश्चन से और एडजस्टमेंट में सारे ही पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं और बस हमें इनका टोटल करना है। तो चलिए टोटल करते हैं। टोटल करने के लिए सबसे पहले हम सबसे पहले इधर साइड का टोटल कर लेते हैं। तो इधर साइड का टोटल करने के बाद आया वो आया हमारा 76,400। अब हम इधर साइड का टोटल करेंगे। इधर साइड का टोटल करने के बाद हमारा 76,400 ही आ रहा है। तो हमारा बैलेंस शीट का दोनों तरफ इक्वल अमाउंट आया है, तो इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट और क्वेश्चन पूरा ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा करने का तरीका अच्छा लगा हो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे कमेंट में करके हमें जरूर बताएं कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है।